गुड इवनिंग। हमारी नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और बिना समय गवाए हम इस बात पे आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक था संविधान सभा। संविधान सभा को हम 3 भागों में बांटा था। एक, हमने सदस्यों का देखा था कि कितने सदस्य आने वाले हैं। दूसरा, हमने ये देखा था कि सदस्यों की जो चुनाव प्रक्रिया है वो कैसे होने वाली है, निर्वाचित होने कैसा होना है, तो उसका अध्ययन किया था। और अब तीसरा हमारी बात थी, वो थी बैठकें, कि कैसे कैसे इनकी बैठकें होती हैं। तो जो संविधान सभा की जो बैठक थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मैं इसको पहले समाप्त कर देता हूं। संविधान सभा की बैठक है। संविधान सभा की बैठक है। जो पहली बैठक थी वो थी 9 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा पहली बार बैठी 9 दिसंबर 1940 को। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो जाहिर सी बात है कि भाई संविधान सभा में सब लोग बैठे, इसके सदस्य बैठे, तो उन्होंने तय किया था कि भाई हमारी इस बैठक को संचालित करने के लिए कोई ना कोई तो सभापति होना चाहिए। तो उन्होंने एक अस्थायी सभापति का चुनाव किया। जो पहली बैठक थी उसमें अस्थायी सभापति अस्थायी सभापति का चुनाव सच्चिदानंद सिन्हा के रूप में किया। लेकिन बात उठती है कि सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव हुआ कैसे था, इन्हें निर्वाचित किया गया, क्या किया गया। तो जो अस्थायी सभापति थे, सबसे पहले जो जेबी कृपलानी साहब थे, जो तत्कालीन कांग्रेस में उस समय उसके अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, उन्होंने खड़े होकर कहा कि भाई सबसे जो वयोवृद्ध नेता है, सबसे अनुभवी नेता है, क्यों ना इन्हें हम अस्थायी सभापति हमारा चुने। तो उन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा का नाम का प्रस्ताव रखा और सभी सदस्यों के द्वारा बिना किसी मतभेद के सच्चिदानंद सिन्हा का नाम स्वीकार कर लिया। जब इनका नाम सभापति के रूप में चुन लिया गया तो इसमें थोड़ी एक बात ये ध्यान देने वाली है कि ये सभापति बने थे, अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष तो इसके जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो आगे चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति, वो अध्यक्ष थे, ये सभापति थे। अब ये कंफ्यूजन है, इसीलिए इस पर बहुत सारी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया। कॉलेज लेक्चर एग्जाम जो थी, कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम थी 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसकी भाषा शैली ये होती है कि ये एक स्थायी सभापति थे या फिर ये पूछता है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है इस जगह पर। तो कॉलेज के एग्जाम में इसको पूछा गया था कि ये अस्थायी सभापति थे। नाम किसने सुझाया था? जेबी कृपलानी ने, और बिना किसी विरोध के सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव कर लिया। अब सच्चिदानंद सिन्हा एक वयोवृद्ध नेता थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा कि भाई मेरी तो उम्र इतनी ज्यादा हो गई, मैं कैसे, मेरी मदद के लिए कोई तो चाहिए। तो अपनी मदद के लिए उन्होंने एक अस्थायी उपसभापति का सुझाव दिया। तो फ्रैंक एंथनी थे उपसभापति के तौर पर फ्रैंक एंथनी साहब को चुना गया। अस्थायी सभापति सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी जो उपसभापति थे वो फ्रैंक एंथनी का चुनाव किया गया था। इनका निर्वाचन नहीं होता, इनका हुआ था मनोनयन। ये मनोनीत किए गए थे
कि उन्होंने कहा कि मैं मेरी मदद के लिए फ्रैंक एंथनी जैसा एक और इंसान चाहिए, तो उनको चुनाव के लिए गया था। और ये कहां से आए थे? ये आए थे सीपी व बरार जो क्षेत्र था उससे निर्वाचित होकर आए थे। इनका मनोनयन हुआ था। फिर बात आती है कि पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1946 को। लेकिन इस दिन कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ था कि बैठक तो हुई थी लेकिन ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं होती। और जो तीसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी, 11 दिसंबर 96। और इस तीसरी बैठक में यह तय किया गया कि भाई अब हमें स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करना होगा। और वो भी कैसे? निर्वाचन के हिसाब से। निर्वाचन कौन करेगी? संविधान सभा। तो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव यहां पर होना था, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करना था। और ये स्थायी अध्यक्ष कैसे? निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाना था। और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित किए गए थे संविधान सभा के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। निर्वाचित उपाध्यक्ष का भी चुनाव करना था। तो जो एच.सी. मुखर्जी थे, वो एच.सी. मुखर्जी जो उपाध्यक्ष के तौर पर इनको चुना गया था। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी को एच.सी. मुखर्जी कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछ लेता है कि भाई एच.सी. मुखर्जी कि कौन था वो, तो कई मुखर्जियों का नाम लिख दे। तो ये थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, जिनका चुनाव उपाध्यक्ष के तौर पर भी किया था। और इसी क्रम में आगे जाके एक और उपाध्यक्ष का जो चुनाव किया गया था वो थे बी.टी. कृष्णाचार्य। एक थे बाद में, वो थे बी.टी. कृष्णाचार्य। तो ये सारे क्वेश्चन ये राजस्थान थे। कई सारी चीजों में ये क्वेश्चन बनते हैं कि स्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी सभापति कौन था। कई बार इसको अस्थायी को स्थायी बना देगा, वो लाइन ही गलत हो जाएगी। तो अस्थायी सभापति सच्चिदानंद सिन्हा, उप सभापति फ्रैंक एंथनी जो बरार सीपी क्षेत्र से आए थे। इनका मनोनयन हुआ था, इनका निर्वाचन हुआ था। स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचार्य, ये दो उपाध्यक्ष के तौर पर चुने गए। तो ये थी तीसरी बैठक। तीसरी बैठक में क्या मुख्य जो काम होता है वो होता है स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करना। फिर आती है चौथी बैठक जो 12 दिसंबर 1946 को होती है। तो 12 दिसंबर 1946 को कोई ऐसा खास बड़ा काम नहीं हुआ था। फिर पांचवी बैठक जो होती है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव है जिसमें 8 बातें थी उसको रखते हैं। तो वो कहता है 13 दिसंबर। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो चौथी बैठक थी वो थी, जो चौथी बैठक थी वो मतलब कंटिन्यूअस बैठकें चल रही हैं। इसमें रखने की कोई बात ही नहीं कि 9 को हुई, 10 को हुई, 11 को हुई, 12 को हुई, पांचवी बैठक। लेकिन हाँ ये है कि दूसरी बैठक और चौथी बैठक में ऐसी कोई बड़ा काम नहीं हुआ जो इसको याद करने की बात है। पहली बैठक और इसके बाद जो आती है ये तीसरी बैठक, इसमें बड़ा मेजर काम हुए थे। तो पांचवी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें काम क्या होता है? काम होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इसमें 8 बातें शामिल थे। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य का के रूप में, जिसे हमारा प्रेमबल बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं, के रूप में जाना जाता है। अभी जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध हुआ था। विरोध किसने किया था? विरोध किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और एक थे जयकर साहब। इनका विरोध किया था, इनका विरोध जो किया था अंबेडकर और जयकर जो साहब थे उनके द्वारा इनका विरोध किया गया था अगस्त प्रस्ताव का। तो जिस समय यह रखा गया 13 दिसंबर को, तो इसको ये पास ही नहीं हो पाया। इसके बाद जो हम देखते हैं तो पांचवी बैठक तो
यहाँ पे फिर हम इम्पोर्टेंट जो बैठक थी, फिर हम सीधा जाएंगे तो वो 22 जनवरी 1947 को होती है। और उस 22 जनवरी को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था ये पास हो जाता है। तो हम यही लिख देते हैं 22 जनवरी 1946 है तो 47, इसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये पास हो जाता है। मुझे लगता है यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी 10 दिसंबर को हुई, तीसरी 11 को, चौथी 12 को, पांचवी बैठक 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को जो पांचवी बैठक हुई थी इसमें सबसे जो बड़ा काम होता वो था उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सम्मुख रखना। लेकिन इसका विरोध अम्बेडकर साहब और जेकर साहब के द्वारा इसका विरोध किया गया था, लेकिन ये उस समय तो पारित नहीं हो पाया विरोध के चलते हुए। लेकिन 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। इसके बाद जो बड़ी घटना घटित होती है वो होती है 22 जुलाई 1947 को, जिसमें राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया जाता है। 22 जुलाई 1947 जिसमें राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया जाता है, ध्वज को स्वीकार कर लिया जाता है। 22 जनवरी जुलाई के बाद में फिर एक घटना घटित होती है, वो है 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 मतलब भारत स्वतंत्र हो जाता है। जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है तो जो हमारी संविधान सभा थी वो संप्रभु हो जाती है। उससे पहले हमारी जो संविधान सभा थी वो संप्रभु नहीं थी, क्योंकि भारत पर एक अंग्रेजी हुकूमत काम कर रही थी। तो भारतीय संविधान सभा, तो इसमें अगर हम इसको देखें कि 15 अगस्त 1947 को भारत तो स्वतंत्र हुआ ही था, ये तो सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी वो थी कि जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान जो सभा थी वो असल मायने में संप्रभु हो गई। जब हमारी संविधान सभा यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को संप्रभु हो जाती है, उसके बाद देखते तो 29 अगस्त आती है और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई जाती है। प्रारूप समिति का मसौदा, जैसे इसको मोटा मोटा तो BN राव के द्वारा तय किया गया था, बाद में इसको अम्बेडकर साहब को नियुक्त कर दिया गया, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई थी। इसकी चर्चा हम आगे जाके करेंगे जब प्रारूप समिति को डिटेल में पढ़ेंगे। इस समय तो हम इसी बात पर फोकस करते हैं कि 29 अगस्त 1947 को ये डेट कई एग्जामों में पूछी है, जैसे PSI एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आ चुका है और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। 29 अगस्त 1947 को इसमें एक काम हुआ था कि अम्बेडकर साहब को प्रारूप समिति तय की गई थी। प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947 को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसमें दिमाग में ये चीजें बैठा लेनी चाहिए कि हमने पढ़ा क्या है। तो हमने पढ़ा है कि संविधान सभा की बैठकें शुरू होती हैं। जो पहली बैठक है 9 दिसंबर से शुरू होती है और ये 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक की बैठकें होती है। लेकिन हमने मोटा मोटा 13 दिसंबर तक, अगर हम वैसे लिख लें कि जो बैठकें थी, जो पहली 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर, ये टाइम पीरियड रहा था जो बैठकें शुरू होती हैं। तो पहली जो पूरी बैठक का जो कार्यकाल था, टाइम पीरियड था, वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक था। तो 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, 13, यहाँ तो रखने की जरूरत नहीं है। मैं कहूँ सब कुछ बोलना है बोल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 डेट याद रखने की जरूरत है। 9 दिसंबर वाली, क्योंकि यहाँ अस्थायी सभापति चुना जाना है। ये कि दूसरी का कोई दिक्कत नहीं, तीसरी भूलते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ तीसरी में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होना है, वो निर्वाचित होना है। उपाध्यक्ष में SC मुखर्जी और BT कृष्णाचार्य, SC मतलब हरेंद्र कुमार। और जो 5वीं इंपोर्टेंट है 13 दिसंबर वाली, जहां उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे जाके 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया जाता है। फिर 22 जुलाई आती है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया जाता है। 15 अगस्त आता है, संविधान सभा संप्रभु हो जाती है, देश तो स्वतंत्र हो ही गया था। 29 अगस्त को प्रारूप समिति। तो थोड़ा दिमाग में अगर बैठा है तो ये समझ में आता है कि 1940 की जो घटनाएं थी बैठकों से संबंधित, वो यहाँ खत्म हो जाती है। एक तो 23 दिसंबर याद रखना और 13 दिसंबर को 5वीं बैठक थी। कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि वो ये पूछ लेता है कि कौन सी बैठक थी, 13 दिसंबर को तीसरी बैठक थी।
11 दिसंबर को दूसरी बैठक थी। तो ये थोड़ा सा क्रम याद रखेंगे, 9 से लेकर 13 तक। तो 13 दिसंबर को 5वीं बैठक थी, ना कि तीसरी बैठक थी। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था और ये फिर गलत हो जाता है शब्द पर। तो ये तो दिमाग में बैठ जाता है। 1946 में एक 5 बैठकें याद रखनी। फिर 47 आती है, तो 47 में दिमाग में मोटा मोटा रह जैसे कि 22 जनवरी 22 जनवरी से, अब 22 से जनवरी से उठ के जुलाई में आ जाओ। 22 जनवरी 22 जुलाई, तो जैसे 22 जुलाई में आते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज। 15 अगस्त को तो जानते ही हैं, उसमें कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। और 29 अगस्त ये इंपॉर्टेंट डेट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट, जिसमें प्रारूप समिति बनी थी। अब हम नेक्स्ट डेटों पे चलते हैं कि अगली और डेटों पे क्या हुआ था। तो मैं ये वाला पार्ट बता देता हूं, जिसे ये लिखी रहेंगी यहां पे। तो इस तरह 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई। फिर चलते तो 16 मई 1949 आता है, जिसमें भारत जो राष्ट्रमंडल में भारत की जो सदस्यता थी उसका सत्यापन होता है। वो थी 16 मई 1949। लिख देता हूं उसको, 16 मई 1949। ये इंपॉर्टेंट डेट है कि जो राष्ट्रमंडल था, राष्ट्रमंडल की जो भारत की सदस्यता थी, इसका सत्यापन होता। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, 16 मई 1949 को यह सत्यापन किया गया था कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा नहीं रहेगा, और भारत ने तय किया था कि भारत इसका सदस्य रहेगा। फिर आती है 14 सितंबर 1949, जिसमें आता था मुंशी आयकर फॉर्मूला। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। तभी से हिंदी दिवस मनाने की परंपरा भी शुरू हुई थी कि 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें मुंशी आयकर जो फॉर्मूला है, ये RS 2012 में 2 नंबर का क्वेश्चन भी आया था, मुंशी आयकर फॉर्मूला क्या था। तो मुंशी आयकर फॉर्मूला में इसमें बात करें, RS 2016 के मेंस में आया था। इसमें क्या था कि हिंदी को एक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई थी। हिंदी को राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। तो 14 सितंबर से बाद फिर सीधे बढ़ के हम नवंबर में चले जाएंगे, और नवंबर है 26 नवंबर 1949 की डेट। 26 नवंबर 1949 सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसको किस रूप में मनाया जाता था? विधि दिवस के रूप में। लेकिन हमारे जब से मोदी जी आए हैं 2015 में, उन्होंने इसको संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। विधि दिवस, इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 2015 तक। 2015 में जैसे मोदी जी आए, तो मोदी जी ने कहा नहीं, हम तो वही से संविधान दिवस घोषित करेंगे। और सच भी है, मनाना भी चाहिए, क्योंकि चाहे अंबेडकर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो, या उन लोगों को जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई हो, तो उनके लिए संविधान दिवस के रूप में एक ऐसा उपलक्ष्य जिससे हम चीजों को दोहराएं, लोगों को सिखाएं, लोगों को जागरूक करें कि संविधान क्या है, इसे पढ़ना चाहिए। तो इस बारे में अब एक क्वेश्चन हो जाता है कि 2024 में कौन सा संविधान दिवस मनाया गया था? तो 2024 में, 2015 है तो 10वां हो गया। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2024 में कौन सा संविधान दिवस मनाया गया, तो वो कौन सा? 10वां संविधान दिवस हो जाता है। तो ये 26 नवंबर 1949 को ये घटना इंपॉर्टेंट थी। एक घटना और बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी इस दिन, 26 नवंबर 1949 को। मैं ऊपर वाला फिनिश करता हूं। वो घटना थी कि हमने संविधान को आत्मप्रत और अंगीकृत किया था। 26 नवंबर को हमने संविधान को आत्मर्पित और अंगीकृत किया था। इस दिन संविधान सभा का जो काम था वो पूरा हो चुका था। संविधान बनके तैयार था, बस लागू करना था। लेकिन 26 नवंबर को हमने पूरा संविधान लागू नहीं किया। हमने एक अनुच्छेद 394 कहता है, अनुच्छेद 394 बोलता है कि मैं स्वयं, अनुच्छेद 394 कहता है
कि मैं स्वयं और मेरे साथ 15 अनुच्छेद, मैं स्वयं और मेरे साथ 15 ऐसे अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हो जाएंगे। अब बात उठती है कि ये 15 अनुच्छेद कौन से थे जिनको लागू किया जाना था। एक तो स्वयं है, स्वयं में तो अनुच्छेद 394 आ रहा है, लेकिन इसके अलावा 15 अनुच्छेद और कौन से थे जो लागू होने थे। तो इनमें 15 अनुच्छेद में थे, एक तो थे नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित थे 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 5। उसके बाद राष्ट्रपति जी की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ जो अनुच्छेद 60 में, 60 में, अनुच्छेद 60 में, निर्वाचन आयोग के बारे में, अनुच्छेद 324। इसके बाद है दो भाग थे, एक तो था भाग 21 और एक था भाग 22। तो ये अस्थायी और संक्रमणशील के रूप में लागू हुआ था भाग 21। भाग 20 में कहता है कि अस्थायी और संक्रमणशील के रूप में ये जो उपबंध थे, जो शुरुआत होती है इसकी 366, 367, ठीक। दूसरा था 379 और 380, फिर आता है 388 और उसके बाद 91 से शुरू होते हैं 90, एक 388 आता है, 388 के बाद में 391 से शुरू होते हैं, 391, 392, 393, 394 और 395। कितने हो गए? 5 तो ये हुए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब ये नहीं है 395 इसका हिस्सा नहीं है, 394 तक, अनुच्छेद 394 तक। लेकिन जो भाग 21 है, भाग 21 ये है और एक है भाग 22। तो जो भाग 22 था उसमें 393, 394 और 395 ये 3 आने थे। तो इन दो को जो हमने यहां लिखे इसको हम मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से 15 अनुच्छेद इसमें 395 नहीं है, 394 तक है, 15 अनुच्छेद और खुद स्वयं, तो ये 394 की बात हो जाती है, 394 यहाँ है, 395 इसमें नहीं है। तो ये सारे अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। अनुच्छेद 300, अब इसमें क्या कौन कौन से, देखो ये तो शपथ से संबंधित है, ये से संबंधित। अनुच्छेद 379 बोलता है कि जो संविधान सभा है ये एक, अब क्योंकि संविधान सभा का तो काम कंप्लीट कब हो गया, 26 नवंबर को, अब तो संविधान सभा का कोई काम बचा नहीं। तो संविधान सभा अनुच्छेद 379 बोलता है कि अब हमारी जो संविधान सभा है वो तदर्थ संसद के रूप में काम करेगी। जब तदर्थ संसद बोलते हैं तो मतलब कि तदर्थ संसद का मतलब कि अभी विधायक का कि जो काम है, कार्यपालिका के काम है, उनको हमारी संविधान सभा ही देखेगी। तो ये तदर्थ संसद के रूप में अनुच्छेद 369 से 26 नवंबर 1949 से काम करना प्रारंभ कर दिया था। और एक है अनुच्छेद 394। तो अनुच्छेद 394 कहता है कि एक तो मैं और एक अनुच्छेद 15 है, ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इसका पार्ट कहता है फर्स्ट, और पार्ट सेकंड कहता है कि जो राष्ट्रपति का जो प्राधिकार है, राष्ट्रपति का प्राधिकार है कि जो अंग्रेजी में लिखित संविधान है इसका हिंदी में वो लिखवाएंगे राष्ट्रपति जी। और ये कौन सा कहता है, आर्टिकल 394। अनुच्छेद 394 का एक पार्ट है फर्स्ट और एक है ए वाला भाग, भाग ए। एक तो 394 फर्स्ट और एक है 394 ए। तो 394 फर्स्ट है, वो बोल रहे हैं कि मैं स्वयं, यानी कि भारत का संविधान, और टोटल 15 अनुच्छेद, 15 जो आर्टिकल है ये 26 नवंबर से लागू होंगे। और ये कहता है कि जो राष्ट्रपति का
ये प्राधिकार होगा, ये ऑथोरिटी होगी, राष्ट्रपति की प्राधिकार होगा, ऑथोरिटी होगा कि संविधान का हिंदी में इसको लिख पाए संविधान को। तो ये आर्टिकल कहता है 394। एक आर्टिकल है आर्टिकल 393। इसके अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 393 है, उसमें कहा गया है संविधान का नाम, कि संविधान का नाम क्या होगा, तो संविधान का नाम होगा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहता है अनुच्छेद 393 कि हमारे संविधान का नाम क्या होगा, हमारे संविधान का नाम होगा भारत का संविधान, भारत का संविधान। अब एक और अनुच्छेद रह गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है 395। इसमें क्या है, 393 फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देखें या अब कई सारे एग्जामों में इस तरीके के, मतलब लास्ट में जाके वो संविधान से क्वेश्चन उठा रहा है और उनको पूछने की कोशिश कर रहा है कि 394 में क्या है, 393 में क्या है, 395 में क्या है। तो 393 में क्या है, भारत का संविधान, ये नाम लिखा हुआ है। 394 में क्या है, दो भाग है 394 के। भाग फर्स्ट कहता है कि मैं स्वयं और मेरे साथ 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से लागू होंगे, और इसका जो पार्ट ए है, ये कहता है कि जो राष्ट्रपति का प्राधिकार होगा कि जो संविधान है उसका हिंदी में रूपांतरण कराए। अब कहते हैं कि अनुच्छेद 395 क्या कहता है, अनुच्छेद 395 कहता है कि एक तो भारत शासन अधिनियम के बारे में बात करता है 1935 के बारे में, एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बात करता है, और एक है जो प्रिवी काउंसिल का उत्साधन एक्ट के बारे में बात करता है। और एक कहता है 395 कि जो भारत शासन अधिनियम है 1935 और भारत शासन अधिनियम 1935 और एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। कब समाप्त हो जाएंगे, जब भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। मैं इसको लिख ही देता हूं, यहां पे लिख दो अनुच्छेद 395 कहता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा है ये क्वेश्चन के, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन जो अधिनियम है 1935, दूसरा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और तीसरा है प्रिवी काउंसिल के संबंध में था। तो ये जो दो थे ये तो खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा, ये लेकिन ये खत्म नहीं होगा। और कब, 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाएगा और भारत पूरी तरीके से गणतंत्र का सेफ हासिल कर लेगा, तब ये खत्म नहीं होंगे। तो ये सारी पूरी कहानी है इसकी। अब एक डेट बचती है लास्ट 26 जनवरी, मतलब एक जो लास्ट बैठक है वो बचती है। अगर हम उसको नोट करें तो यहाँ नोट करते हैं इसको, वो है 24 जनवरी 1950, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अंतिम बैठक बोल रहा हूं तो मतलब ये 12वीं बैठक थी इसकी, इससे पहले 11 बैठकें हो चुकी थी, नहीं थी 12वीं बैठक। जब अंतिम बैठक होती है तो अंतिम बार संविधान सभा बैठती है, और जब संविधान सभा में इस अंतिम बैठक में जो 24 जनवरी 1950 को बैठते हैं, 284 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। टोटल 284, कितने सदस्य भाग लेते हैं, 284 सदस्य भाग लेते हैं, 284 सदस्य। इन 284 सदस्यों में जो भाग लेते हैं, टोटल 284 सदस्यों के इसमें मतलब भाग क्या, इसमें हस्ताक्षर है, हमारे जो संविधान है 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनकी 3 प्रतियां हैं संविधान की, 3 प्रतियों में 2 तो अंग्रेजी की हैं और 1 हिंदी की प्रति है। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, 2 तो अंग्रेजी की हैं, 1 हिंदी की है। इनमें जो चित्र बना, एक तो इसकी जो इटालियन लिपि की बात करते हैं कि कौन सी लिपि है, एक इसकी ये बात करते हैं कि भाई इसमें जो अंग्रेजी में जो एक हस्तलिखित प्रति बनाई थी इसकी, तो ये हस्तलिखित प्रति किसकी थी, तो हस्तलिखित जो प्रति थी, हस्तलिखित प्रति किसने बनाई, तो हस्तलिखित प्रति लिखी थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब, ये इनका नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने इसकी हस्तलिखित प्रति बनाई थी। और एक थे वो जिन्होंने इसका वो कहते हैं कि एक लिपि उनके कला के तौर पर चित्रित करने की कोशिश की, एक उनको चित्र जो बनाए थे चित्रित करने का जो काम किया था वो था नंदलाल बोस।
तो नंदलाल बोस ने चित्रित किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इसे हस्तलिखित किया गया था। 3 प्रतियां थी, 2 अंग्रेजी की थी, 1 हिंदी की प्रति थी और टोटल इसमें 284 सदस्यों के द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। तो 24 जनवरी 1950 को यह काम हुआ था और ये अंतिम बैठक थी। और इसी दिन एक काम और होता, वो होता राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये भी स्वीकार किए गए थे। ये अंतिम बैठक थी और इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ था राष्ट्रपति के रूप में, जिसकी शपथ 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र बन गया था तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शपथ हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र साहब की जब शपथ हुई तो वो भी एक विवाद का विषय कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ किसने दिलाई थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये जो 1935 का एक्ट है उसमें जो फेडरल कोर्ट था वो अस्तित्व में था। तो फेडरल कोर्ट के सीजे थे फेडरल कोर्ट के वो कानिया थे, हीरालाल कानिया, उनके द्वारा उनको शपथ दिलाई गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उस समय था नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो अस्तित्व में आया था कब, 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो उस समय जो फेडरल जो कोर्ट था वही अस्तित्व में था। तो उनके सीजे थे वो कानिया साहब, उनके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई गई। तो ये सारी पूरी बैठक और उनका बात है। लेकिन इसमें एक बात आती है कि हमारा जो संविधान सभा थी इसके टोटल कितनी बैठकें हुई थी। तो रियल में तो इनकी बैठकें हुई थी 11 बैठक, 11, और अगर इस बैठक को शामिल कर लें 24 जनवरी को तो टोटल होती है इसकी 12 बैठक संविधान की। अब विवाद पैदा होता है इसमें तब जब संविधान के दिन गिने जाते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण कितने दिन में हुआ था। तो संविधान का निर्माण कहते हैं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हुआ था। अगर संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था तो संविधान की बैठक 12 नहीं हो सकती, संविधान की बैठक 11 थी। इसका मतलब यह है कि 26 नवंबर 1949 तक ही संविधान की बैठकें काउंट की जाती है। क्योंकि अगर हम 24 जनवरी तक जाएंगे, अंतिम बैठक की बात करेंगे, तो ये 3 वर्ष से ज्यादा का समय हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान, तो इसका मतलब 11 बैठकें संविधान की होती है, ना कि 12 बैठकें होती है। और 11 बैठकों के आधार पर यह तय होता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये चीज, हमारा जो संविधान है सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो 11 अधिवेशनों में, बेटे केवल 11 अधिवेशनों में बनके तैयार हुआ था। जो 11 बैठकों का जिक्र एनसीईआरटी में 11 बैठकों के जो राज्यसभा की वेबसाइट है उसमें भी इसका 11 का ही जिक्र है। अब हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं मोटा मोटा कि कौन कौन सी चीजें, थोड़ा इसको आसान बनाते हैं। बहुत सारे डेटा है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है, पहला अधिवेशन 9 दिसंबर से शुरू होता है और 23 दिसंबर तक 1940 तक जाता है। पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है। 9 दिसंबर को सबसे पहला काम होता है अस्थायी सभापति का चुनाव करना। अस्थायी सभापति का चुनाव किया, दूसरे में कोई काम नहीं होता है। तीसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। चौथी जो बैठक है वो 12 दिसंबर, कोई बड़ा काम नहीं होता है। पांचवी जो बैठक है 13 दिसंबर को होती है, पांचवी बैठक। और अगर इनका सीक्वेंस फॉर्म देखें तो वो 9 से लेकर 13 तक, और 13 दिसंबर में जब हम आएंगे तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाता क्योंकि जयकर और अम्बेडकर साहब ने इसका विरोध कर दिया था। और उसके बाद ये जाके बाद में 22 जनवरी को ये स्वीकार कर लिया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। इन चारों डेटों को हम एक साथ देखें सॉरी, ये 5 जो बैठक है, ये 5 बैठकें इनको एक साथ देखें। और ये जो 4 बैठकें 22 जनवरी, तो 22 जनवरी याद है तो डायरेक्ट 22 जुलाई पे चले जाएंगे, 22 जुलाई पे चले गए तो 22 जुलाई को झंडा स्वीकार किया गया। फिर 15 अगस्त को सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि संविधान सभा कब संप्रभु बनी, संविधान सभा 15 अगस्त 1947 को संप्रभु बनी। 29 अगस्त बहुत इंपोर्टेंट डेट है क्योंकि उस समय क्या हुआ था, प्रारूप समिति को स्वीकार किया गया था 29 अगस्त 1900। तो ये चारों डेटों को एक साथ रखें 1940 की 5 बैठक 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक पहला अधिवेशन हुआ था इसका। इसके बाद हम चलते हैं 16 मई को 1949 को, तो भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता को क्या करते हैं, सत्यापन कर लेता है 16 मई को। फिर आती है 14 सितंबर, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर 1949। तो मुंशी आयनकर जो फॉर्मूला था उसमें हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर आती 26 नवंबर, सबसे इंपोर्टेंट घटना, ये तो भूलनी नहीं है, विधि दिवस के रूप में मनाए जाते थे। मोदी साहब की कृपा से अब इसे संविधान दिवस के रूप में मनाना स्वीकार कर दिया हमने। और ये सच्ची श्रद्धांजलि भी है उन संविधान निर्माताओं को और हमारे नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को हम समझा पाए कि एक्चुअल संविधान क्या है, इसकी क्या महत्वता है, इसमें क्या प्रोविजन है
और क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए एक जागरूकता पैदा करने के लिए संविधान दिवस वाकई एक बहुत बड़ी पहल है। 2024 में कितने, तो 10वां संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर उसके बाद आती है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को 284 जो सदस्य थे उन्होंने इसमें हस्ताक्षर किया है। 2 अंग्रेजी की प्रतियां, एक हिंदी की प्रति है। हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया, चित्रित नंदलाल बोस ने किया गया था, और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के रूप में से 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया था। तो ये सारी चीजें हो गई। बात आती है कि इसमें जो अनुच्छेद 26 नवंबर 1949, एक बार अनुच्छेदों को मैं आपको फिर रिवाइज करवा दूं कि इसमें 26 नवंबर 1949 का अनुच्छेद 294 कहता है कि मैं आज से मैं खुद स्वयं मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, और मेरे साथ 15 अनुच्छेद आज से लागू हो जाएंगे। ये आत्महत्या और अंगीकृत कर लिए जाएंगे। और ये कब कर लिए जाएंगे, ये कर लिए जाएंगे इसमें नागरिकता में 5 से लेकर 9 तक जाना है, सीधा आंख मीच के 5 जाना है, 6 जाना है, 7, 8, 9, टोटल 5 नागरिकता। राष्ट्रपति की शपथ, क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ भाई 26 जनवरी 1950 तक तो संविधान लागू होना नहीं है, 26 जनवरी को जाके होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव होना ही है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो राष्ट्रपति को शपथ की व्यवस्था तो की जाए, तो अनुच्छेद 60 में कर दी। फिर निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन कराएगा कौन, तो निर्वाचन आयोग भी तो चाहिए, तो अनुच्छेद 324 को भी स्वीकार कर लिया गया। फिर आते हैं भाग 2 भाग याद रखने, भाग 21 और भाग 22। भाग 22 का जो अंतिम अनुच्छेद है 395, ये नहीं है इसका, उसको हटा देते हैं, बाकी सब तो अनुच्छेद 21 में। अब इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के याद करते हैं। 366 याद रखिएगा, 366 के 67, उन्हें 379 के बाद 380, फिर 388, 391 और 92, ये तो भाग 21 का भाग है। और इसमें 93 और 94 ये भाग 22 का भाग है, लेकिन भाग 22 में एक और है, वो है 395। अब इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ रही है आरपीएस से, बड़े टफ किस्म के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से। तो एक तो 393 में क्या, तो 393 में कहा गया कि संविधान का नाम क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। 394 के 2 भाग हैं। एक भाग कहता है कि भाई 26 नवंबर 1949 से मैं स्वयं और मेरे साथ साथ 15 अनुच्छेद लागू होंगे, ये कहता है 394 का पार्ट फर्स्ट। लेकिन पार्ट ए क्या कहता है, पार्ट 394 का ए कहता है कि राष्ट्रपति को यह प्राधिकार होगा कि वो भारत का संविधान जो अंग्रेजी में लिखित है इसका हिंदी में इसे लिखवाए, रूपांतरित करवाए। और अनुच्छेद जो 394 और एक बचा है अनुच्छेद 395 में 3 बातों का जिक्र किया गया है कि भारत शासन एक्ट 1935 समाप्त हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947 समाप्त हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, लेकिन प्रिवी काउंसिल जो एक्ट है वो उच्चारण नहीं होगा, ये अनुच्छेद 395 कहता है। इस तरीके से, और एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 37 है जिसमें तदर्थ संसद की बात बोली गई। तदर्थ संसद का मतलब है कि अब हमारा संविधान का सभा का कार्य 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो चुका है, अब यह विधायिका और कार्यपालिका के अपने कार्य देखेगी। तो इस तरीके से 395 अनुच्छेद के साथ लास्ट में फिर 26 जनवरी 1950 को भारत पूरी तरह से एक कहते हैं कि एक संप्रभु बन गया। इससे पहले भारत पूरी तरह संप्रभु नहीं था। भारत पहले, इससे पहले संप्रभु क्यों नहीं था, क्योंकि भारत को जो 15 अगस्त 1947 को ये भारत स्वतंत्र हुआ था, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत 2 डोमिनियन स्टेट बनाने थे। तो एक डोमिनियन स्टेट पाकिस्तान था, तो दूसरा भारत था। और डोमिनियन स्टेट का मतलब यह था कि यहाँ गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी, जिसको मोहर ब्रिटेन की संसद के द्वारा, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा उसको मोहर लगेगी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 था, तब तक भारत में गवर्नर जनरल का पद रहता है। तो पहले गवर्नर जनरल तो भारत के माउंटबेटन रहते हैं, तो इसकी भी जो नियुक्ति होती है वो ब्रिटेन के द्वारा की जाती है। लेकिन वो तो कुछ समय के लिए भारत के जो नेता थे उनकी सहमति से रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल रहते हैं श्री राजगोपालाचारी रहते हैं। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और भारत एक गणतंत्र संप्रभु एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेता है, और वो डेट थी 26 जनवरी 1950। अब भारत डोमिनियन स्टेट नहीं रहा था। आज भी अगर देखें तो कई देश हैं जो डोमिनियन स्टेट के रूप में अस्तित्व में एग्जिस्टेंस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, कनाडा हुआ, वो डोमिनियन स्टेट के रूप में, लेकिन अब भारत डोमिनियन स्टेट नहीं रहा, भारत पूरी तरह एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। बहुत सारे डाटा आते हैं इसमें, वो अच्छी तरीके से अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ है भी नहीं। ये बहुत बहुत